हाय वीवर्स, स्वागत है आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक। मैंने जो टाइम टेबल आपको बताया था, फर्स्ट 3 डेज आपका होगा सेकेंड ईयर का और नेक्स्ट 3 डेज हो गए आपके फर्स्ट ईयर के टॉपिक डिस्कस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशंस लर्निंग एंड टीचिंग की। ये लास्ट यूनिट बची हुई है और ये लास्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसका एक टॉपिक और बचता है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम कल हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे थोरनडाइक की थ्योरी जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। तो कल आपकी 2 वीडियो आएंगी, कल के लिए वेट करिएगा और कल दोनों वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सीसीई क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आपको एग्जाम में इसका इंट्रोडक्शन देकर आना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है इसका कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यालय आधारित होती है। मतलब जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है वो किस पर बेस्ड है, स्कूल पर बेस्ड। मीन्स ये है कि जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, हम स्कूल में करते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है स्कूल में इवेल्युएशन करने का, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ये लक्षित करता है। मतलब स्कूल का क्या लक्ष्य है, बच्चे के सर्वांगीण विकास को हम लेकर चलते हैं। हम लक्ष्य मानकर चलते हैं कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे, उसकी पढ़ाई में, उसकी एक्टिविटीज़ में, उसके बिहेवियर के चेंज में, उसके बिहेवियर को पॉजिटिव करना, जो उसकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने में, उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में। तो बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं हमारे जो हम बच्चों के विकास में उनको हेल्प करती हैं। तो उनसे हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं सीसीई से, उनका मूल्यांकन हम करेंगे। और इसका हम एक एक वर्ड को देखेंगे, जैसे सतत, व्यापक और मूल्यांकन। ये 3 वर्ड है, कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन। तीनों वर्ड्स को हम अलग अलग देखेंगे कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मतलब सतत, इसका क्या अर्थ है। सतत शब्द का अर्थ है निर्धारण की नियमितता, इकाई परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग और पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। ये स्वयं मूल्यांकन है। तो इसका मतलब क्या है, सतत मतलब कॉन्टिन्यूस। कब करेंगे कॉन्टिन्यूस, हम क्लास में कॉन्टिन्यूस उसका इवेल्युएशन करेंगे। क्लास में बच्चा कैसे पढ़ रहा है उसको हम देखेंगे। इकाई मतलब यूनिट परीक्षा जब होती हैं, हम लेते हैं ना यूनिट टेस्ट, हम लेते हैं कि आज हमने एक यूनिट कर ली, इस यूनिट का हमारा टेस्ट है। उस यूनिट में कॉन्टिन्यूस हम बच्चे का इवेल्युएशन करेंगे कि उस यूनिट में बच्चे ने कितना, जो हमने समझाया है, बच्चे ने कितना गेन किया है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस समस्या को समझेंगे और जहाँ पर समस्या आई है हम उसका उपचार करेंगे। पहले निदान करेंगे, उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका अंतरालों का निदान। फिर हम उसमें सुधार करेंगे, उपचार करेंगे उसका, और उपायों का प्रयोग करेंगे परीक्षा लेने के लिए। मतलब हमने यूनिट वाइज टेस्ट ले लिए, हमें ये पता चल गया कि बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, हमने दोबारा उसका मतलब उपचार किया, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया, और दोबारा हमने यूनिट टेस्ट लिया और हमने जो भी गलतियाँ, मतलब जो बच्चे की जो समस्या थी उसका जो उपचार है वो हो गया है। और जब हम पुनः परीक्षा लेंगे तब हम पाएंगे कि बच्चे में जो कमियां रह गई थी उसने कहाँ तक सुधार किया। तो कॉन्टिन्यूस हम उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। और बच्चा क्या है, जब बच्चा टेस्ट देगा तो बच्चा स्वयं का भी मूल्यांकन करेगा कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की थी, कहाँ पर मेरी चूक हुई थी और क्या मैंने मिस किया था, फिर मैंने इसको इम्प्रूव किया। ये स्वयं मूल्यांकन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सतत। उसके बाद हम देखेंगे व्यापक का क्या अर्थ है। व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। व्यापक का अर्थ ही है विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा। क्या दायरा है इसका व्यापक का, पाठ्यचर्या विषय, जो पाठ्यचर्या, जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट है बच्चे का, उसमें बच्चा कैसा है, वहाँ बच्चे की नॉलेज अपने सब्जेक्ट में कैसी है। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट में बच्चे की गेन करने की जो क्षमता है वो कैसी, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट को। तो हर टीचर सब्जेक्ट वाइज हर क्लास में जितने बच्चे होते हैं सबका मूल्यांकन करेगा, सब बच्चों
को देखेगा कि कैसे बच्चे गेन कर रहे हैं, कहाँ पर उनको समस्या आ रही है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद पाठ्यचर्या गतिविधियाँ। पाठ्यचर्या गतिविधियों का मतलब होता है कि ग्रुप में बच्चा किस तरह से इन्वॉल्व है, क्या क्या बच्चे की एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्लास में, जो बच्चों को ग्रुप वर्क दिया जा रहा है, ग्रुप असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसमें बच्चे का कितना रोल हुआ है, उसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। और सामाजिक व्यक्तिगत गुण क्या हैं बच्चे में। सामाजिक में बहुत सारे गुण आते हैं। दूसरों से बात कैसे करता है बच्चा, दूसरों के साथ व्यवहार उसका कैसा है, बड़ों का आदर करता है या नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ उसका क्या रवैया है, टीचर के साथ उसका क्या रवैया है, सब कुछ हम इसमें बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। और उसके जो कार्य कैसे वो करता है बच्चा, एक कैसे उसकी एक्टिविटीज़ हैं। और कला की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे आर्ट एंड ड्रामा होता है ना, किसी भी बच्चे की एक्टिविटीज़ किस तरह से हैं शिक्षा में, वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, मतलब हम एक छोटी छोटी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा दायरा है, तो हम इन चीज़ों का इसमें मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। तो जो सतत और व्यापक है ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हम चलेंगे मूल्यांकन की तरफ। मूल्यांकन क्या है? किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होकर विद्यार्थी के पूरे वर्ष के कार्यों का नियमित मूल्यांकन करना है। मतलब ये है कि हम बच्चे की सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे कि बच्चे ने लास्ट एनुअल के जो रिजल्ट आ गया, एनुअल रिजल्ट पर हम डिपेंड नहीं है, एनुअल रिजल्ट से हम इवैल्यूएशन नहीं कर रहे बच्चे का कि बच्चा कैसा है। बच्चे ने जो पूरे साल काम किया है, बच्चे की जो पूरे साल एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन। ठीक है। तो इसमें सिर्फ परीक्षाओं पर निर्भर नहीं होते हैं, हम बच्चे के पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है। इसमें विद्यार्थी के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों संबंधी जो सामग्री है उसको इकट्ठा किया जाता है और सूचनाओं की व्याख्या की जाती है। अगली कक्षा में जाने के संबंध में निर्णय से यह संबंध होता है। देखिए, जो बच्चा क्लास में बिल्कुल अच्छा बिहेव करता है, वो एक्टिव रहता है क्लास में, तो उसके मार्क्स कैसे हैं, एक्टिविटीज़ उसकी कैसी हैं, उसी के बिहाफ पर हम रिपोर्ट कार्ड उसका तैयार करते हैं। अब जो मूल्यांकन बनाया जाता है, जो लास्ट में रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। बच्चे की क्लास की एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, बच्चे के मार्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे की अटेंडेंस भी इन्वॉल्व होती हैं और बच्चे की असाइनमेंट भी इन्वॉल्व होती हैं। उन्हीं के बिहाफ पर मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे 20 मार्क्स आपने देखे होंगे, 20 मार्क्स वही हैं जो आपको असेसमेंट किया जाता है, आपको समझा जाता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है। आपकी क्लास में आपने जो पूरा साल क्या एक्टिविटीज़ की हैं, उसी के बिहाफ पे वो जो 20 मार्क्स दिए जाते हैं वो ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपका क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार हम कर रहे हैं, कैसे हम बच्चों की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ जो क्लास में हैं, बाहर हैं, दूसरों के साथ कैसे इन्वॉल्व हो रहा है बच्चा, सब कुछ हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इसका क्या है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव की जो इवैल्यूएशंस की जो धारणा है वो क्या है। ठीक है। फर्स्ट है निरंतर व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण वातावरण को समक्ष बनाए रखने में हेल्प करता है। जो अगर आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा, तो आगे की जो भी पॉइंट आएंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चों को अधिगम अनुभव प्रदान करने चाहिए। बच्चों को जो सीखने के एक्सपीरियंस है, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि आपने कितना सीखा है। हम टेस्ट भी लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, हम टॉपिक का टेस्ट लेते हैं और बच्चे के बिहेवियर का भी हम मूल्यांकन करते हैं। बच्चे के तीनों पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं।
संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तीनों पक्षों के आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड है, यह निरंतर प्रयासों की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह मूल्यांकन होता है कि विद्यार्थियों में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं। हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उनके अनुसार बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, ये हमारा उद्देश्य है या फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए वृद्धि और विकास के शैक्षिक और अशैक्षिक पक्षों को व्यापक मूल्यांकन योजना में सम्मिलित करना चाहिए। हमने व्यापक पढ़ा था, व्यापक में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की थी, सिलेबस किया था हमने, और जो सब्जेक्ट था वो इंक्लूड किया था, बच्चे की ग्रुप एक्टिविटीज़ हमने इंक्लूड की थी, सोशल कैसा है बच्चा, सोशल वर्क कैसे हैं उसके, व्यक्तिगत कैसे गुण हैं उसके, क्या गुण इस विकास हुए हैं, वो सब हमने किया था। तो यहाँ पर शैक्षिक और अशैक्षिक पक्ष, ये क्या है? शैक्षिक पक्ष तो वो है जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जो भी स्कूल में उसको पढ़ाया जाता है। अशैक्षिक पक्ष मतलब समाज में उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब हम कहते हैं अशैक्षिक पक्ष। तो दोनों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम इसमें इसको बच्चे के इवैल्यूएशन को इसमें इंक्लूड करते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक अपने वृद्धि और कहाँ तक बच्चे की वृद्धि और विकास हुई है शैक्षिक और अशैक्षिक पक्ष में। ठीक है, उसके बाद है आंतरिक मूल्यांकन तैयार करने के लिए विद्यार्थी का प्रतिदिन का कार्य, प्रयोगशाला मतलब जो लैब में कार्य होते हैं, कक्षीय परीक्षणों में स्थिति, होमवर्क को भी इसमें शामिल किया जाता है। बच्चे के आंतरिक मूल्यांकन का मतलब बिहेवियर का उसका मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे की क्या क्या बिहेवियर हैं, बच्चे के क्या इमोशनल हैं और क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तीन पक्ष मैंने बताए थे अभी, संज्ञानात्मक, भावात्मक। तो भावात्मक क्या है, उस आधार पर भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। विद्यार्थी की पूरे दिन की एक्टिविटीज़ क्या है, पीटीएम जब होती है तब टीचर और पेरेंट्स जब आमने सामने होते हैं, टीचर बताता है स्कूल में बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे की घर में क्या एक्टिविटीज़ है। तो पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे सामने आ गई, उनके बिहाफ पर हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और बच्चे का होमवर्क क्या है, बच्चा कार्य कैसे कर रहा है, बच्चे का अगर किसी लैब में कोई प्रशिक्षण है तो वो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ हम इसमें मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। और ये कैसा मूल्यांकन है, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। ठीक है, उसके बाद क्या इसकी नीड्स हैं और क्या इसके इम्पोर्टेंस है ये समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट है, इस मूल्यांकन के कारण बच्चों में नियमित अध्ययन की आदत हो जाती है क्योंकि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा हर समय घटित होती रहती है। अब किसी बच्चे के साथ बच्चे को क्लास में बार बार हम टोकेंगे, बार बार उसका इवैल्यूएशन हम करेंगे तो क्या होगा, बच्चे को पढ़ने की आदत हो जाएगी। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा कहानियों की बुक पढ़ते, कॉमिक्स पढ़ते, तो बच्चों में एक पढ़ने की जो हैबिट है वो डेवलप हो रही है। उनको स्टोरीज़ की जो बुक दी जाती है वो फिर एक बुक ख़त्म करेंगे, फिर दूसरी बुक की लालसा उनको होगी कि मैं अब दूसरी बुक पढूं। तो इससे क्या है, बच्चे की हैबिट हो जाती है। सिर्फ बुक ही नहीं, अगर कोई बच्चा टीवी देख रहा है, कोई एजुकेशनल टीवी जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो देख रहा है, तो क्या है, बच्चे की हैबिट बन रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, अब एक टीचर बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है और डेली उसकी कॉपी चेक हो रही है, तो बच्चे को पता है कि डेली मेरी कॉपी जो है चेक होगी। अब उसकी हैबिट हो गई है काम को करने की, या फिर रेगुलर उसको जो काम दिया जाता है, होमवर्क उसको दिया जाता है, कोई असाइनमेंट उसको दिया जाता है, तो बच्चे की जो हैबिट है वो इंक्रीज़ होगी और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी, तो बच्चे का विकास भी होगा। ठीक है, उसके बाद है, निष्पक्षता आधारित होने के कारण यह अध्यापक को विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विषय में जानकारी भी प्रदान करता है। निष्पक्ष होकर जो एक टीचर होता है बच्चे का मूल्यांकन करता है। ठीक है, कोई पार्शलिटी नहीं होती कि आप यहाँ से आते हो, आप इस कंडीशन में हो तो आपका इवैल्यूएशन पहले होगा बाद में होगा, नहीं। टीचर की नज़र में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। निष्पक्ष भावना से टीचर सबका इवैल्यूएशन करता है और उसी के बिहाफ पर जो स्टूडेंट की जो जानकारी है, जो पर्सनल जानकारी, जो इंडिविजुअल जानकारी होती है वो टीचर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद है, यह शिक्षा के तीनों क्षेत्रों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक को अपनी परिधि में लेता है। मैंने मीनिंग में आपको बताया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी आपको गिवन है, ब्लूम ने इन्हीं तीन क्षेत्रों पर बात की है,
संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्या, बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या उसने सीखा है। भावात्मक, उसकी फीलिंग्स क्या है किसी चीज़ को लेकर, क्या क्या वो फील करता है, क्या टीचर्स को लेकर वो फील करता है, अपने सब्जेक्ट को लेकर क्या वो फील करता है, उसकी भावनाएं कैसी हैं। और क्रियात्मक मतलब उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, क्लास में, बाहर, घर पर क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती है। तो तीनों क्षेत्र को, बच्चे के क्षेत्रों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आंतरिक मूल्यांकन को विद्यार्थी की योग्यता और सामर्थ्यों की उपयुक्त सूची कहा जाता है, क्योंकि अध्यापक को हमेशा विद्यार्थी का सर्वोत्तम निर्णायक माना जाता है। ठीक है, ये हमने मीनिंग में डिस्कस कर लिया था। लास्ट है, यह विद्यार्थी के मूल्यांकन की सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। जो भी हम उद्देश्य लेकर चले हैं बच्चों का हमने सर्वांगीण विकास करना है, तो विद्यार्थी के मूल्यांकन में ये सभी उद्देश्य हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं, सीसीई के, निरंतर व्यापक मूल्यांकन के कार्य। ठीक है, फर्स्ट है, यह शिक्षक की प्रभावशाली शिक्षण नीतियों या फिर योजनाओं को संगठित करने में सहायता करता है, क्योंकि टीचर को क्या करना है, क्लास में बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करना है। तो वो अपनी जो टीचिंग की स्ट्रेटेजी हैं, जो अब उसकी विधियां हैं पढ़ाने की, उसमें भी टीचर चेंजेस लेकर आएगा। यह कमजोरियों को पहचानने का कार्य करता है। मतलब जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे तो हम निदानात्मक और उपचारात्मक भी अपनाएंगे। बच्चों की समस्याओं का पता हम लगाएंगे। जब हम टेस्ट लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस बच्चे ने कितना गेन किया है, कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम है हम उसको समझेंगे, फिर उसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो समस्याओं को भी समझने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, शिक्षक को विद्यार्थी की शक्तियों तथा कमजोरियों और उसकी आवश्यकता से संबंधित निर्णय लेने की भी स्वीकृति प्रदान होती है। ठीक है, तो बच्चों ने कितना गेन किया है, किस हद तक बच्चे गेन कर सकते हैं, कितना बच्चे सीख सकते हैं, क्या उनकी कैपेसिटी है, क्या उनकी कमजोरी है, इसके बारे में भी एक टीचर को पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह विद्यार्थी की शैक्षिक और अशैक्षिक क्षेत्रों में की गई प्रगति का ज्ञान प्रदान करता है और इस प्रकार यह आने वाले जीवन में सफलता असफलता के बारे में भविष्यवाणी में भी सहायता करता है। अब एक टीचर है, उसके सामने बच्चे हैं और उनका कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन टीचर कर रहा है, तो उसको पता होगा कि कौन सा बच्चा कैसा है, कैसे सीख सकता है, क्या उसकी मेंटल एबिलिटी है, कितनी उसकी क्षमता है। इसके बिहाफ पर एक टीचर भविष्यवाणी भी कर सकता है कि तुम आगे जाकर ये बनोगे, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी जो काम करने की जो क्षमता है वो इतनी है, या फिर तुम्हारा जो फेवरेट है, ये सब इस बारे में टीचर को पता होता है। कौन बच्चा मैथ में अच्छा है, कौन बच्चा साइंस में अच्छा है, तो आगे जाकर भविष्यवाणी बच्चा टीचर कर सकता है कि तुम आगे जाकर हो सकता है मैथ के अच्छे टीचर बन जाओ, तुम साइंटिस्ट बन जाओ, तुम कोई पुलिस वाले बन जाओ, तुम्हारी तो हाइट अच्छी है। तो इस तरह की जो भविष्यवाणी वो टीचर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कि यह विद्यार्थियों के विकास का प्रमाणिक और विश्वसनीय साधन है, क्योंकि डेली जो इवैल्यूएशन होता रहता है बच्चे का। ठीक है, उसके बाद है टूल्स क्या हैं, इसके साधन क्या हैं, किन किन साधनों से हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है संचित अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड के बिहाफ पर भी हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। संचित अभिलेखों में शैक्षिक परीक्षाओं के परिणाम और विद्यार्थी के बारे में अन्य प्रकार की जानकारी, उसके व्यक्तित्व के साथ संबंधित पक्ष भी प्रदान किए जाते हैं। तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, परीक्षाओं के संबंधित भी रिकॉर्ड होते हैं और जो उसके अशैक्षिक कार्य होते हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं क्लास में, क्लास के बाहर, वो भी रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे की क्या है, बच्चे का पहले लेवल क्या था, क्लास में आने से पहले, क्लास में आने के बाद, और जो सिलेबस हम करा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम करा रहे हैं, वो सीखने के बाद, मतलब जब लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं एक पूरे एनुअल रिजल्ट के बाद, हम बता सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है, कहाँ से बच्चा सीखना स्टार्ट किया था और उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। जब पेटीएम होती तो पेरेंट्स को बताते हैं ना टीचर कि जब ये क्लास में आया था तब ये ऐसा था, अब जो इसकी प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ हो रही है। या फिर कोई बच्चा क्लास में जब बच्चा क्लास में एंट्री की, उसका जब सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन हो सकता है उसकी जो
ग्रुप उसका ऐसा है कि वो पढ़ाई में वीक हो गया है, तो एक टीचर बता सकता है कि ये पढ़ाई में पहले तो ठीक था लेकिन अब कमज़ोर हो गया है। तो प्रोग्रेस बच्चे की कैसी चल रही है ये भी रिकॉर्ड किया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बिहाफ पर भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद है आवर्ती और वार्षिक परीक्षाएं। आवर्ती परीक्षा क्या होती है? क्लास में जो हम टेस्ट लेते हैं उसको कहा जाता है आवर्ती परीक्षा, ठीक है। आवर्ती परीक्षा एक अध्यापक तब करता है जब पाठ या इकाई में जो कुछ पढ़ाया गया है वो बच्चे ने कहाँ तक सीखा है और बीच बीच में किन किन कठिनाइयों का सामना किया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, या फिर सब्जेक्ट का जब हम टेस्ट लेते हैं, टॉपिक का टेस्ट लेते हैं, या फिर यूनिट का जब हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है वार्षिक परीक्षाएं। जब स्तर के अंत में वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं, इससे यह पता चलता है कि बच्चे ने पूरे साल क्या पढ़ा है। इसी के मूल्यांकन के आधार पर हम बच्चे को नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर भी हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद लास्ट है अर्धवार्षिक और तिमाही वार्षिक परीक्षाएं। जो 6 महीने की जो परीक्षा होती है, जो सेमेस्टर सिस्टम आप लगा लीजिए, और या फिर जो होते हैं ना 3 महीने के बाद जो इवैल्यूएशन के लिए जो टेस्ट बच्चों के लिए जाते हैं, इसके बिहाफ पर भी हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं और हम बता सकते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक कितनी प्रोग्रेस की है, बच्चे ने कहाँ तक कितना गेन किया, ठीक है। ये हो गया, आपके टूल्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मेरिट क्या है तथ्य व्यापक मूल्यांकन की। फर्स्ट है अधिक विश्वसनीय। यह बाहरी परीक्षाओं की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के सभी विषयों को शामिल किया जाता है। जो क्लास में हम एक्टिविटीज़ जो बच्चे की चल रही होती है, एक टीचर के सामने बच्चे की प्रोग्रेस क्या है और बच्चे ने कितना गेन किया है, ये सब बहुत ज़्यादा हमें सहायता करता है बच्चे के इवैल्यूएशन करने में, ठीक है। नेक्स्ट, छात्र अधिक नियमित और समयबद्ध हो जाएंगे। वे सभी संबंधी मामलों की पूरी संतुष्टि के लिए अपने होमवर्क और क्लास वर्क करने की जो कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा प्रतिदिन और हर महीने पाठ्यक्रम विश्लेषण के सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। हम मीनिंग में या फिर हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था तब हमने डिस्कस किया था कि जो डेली बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है टीचर के द्वारा, जब टॉपिक हम करते हैं या यूनिट हमारी जब फिनिश होती है तब हम बच्चे के टेस्ट लेते हैं, तब हमारा इवैल्यूएशन होता है। हर महीने बच्चे का इवैल्यूएशन होता है क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें बच्चे का कॉन्टिन्यू इवैल्यूएशन होगा, प्रतिदिन होगा, हर हफ्ते होगा, हर महीने होगा, 6 महीने पूरा साल तक बच्चे का इवैल्यूएशन चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ये बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट भी करता है। अगर बच्चे ने कुछ सीखा है, हम बच्चे को ऐसे वर्ड यूज़ करें कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप आगे भी ऐसे ही अपनी जो प्रोग्रेस है वो रखिए, तो बच्चे क्या है मोटिवेट होगा और जितना बच्चा सीख रहा है उससे प्लस पॉइंट बच्चा सीखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाकर उनका उपचार करता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और योग्यताओं को खोजने के अवसर प्रदान करता है और विकास के लिए रास्ता भी दिखाता है। बच्चों की क्या क्या नीड्स हैं, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए उसका कुछ सोशल वर्क है, सोशल असाइनमेंट है, उसमें उसको क्या हेल्प की ज़रूरत है, बच्चे की इंटरनेट से संबंधित हेल्प है या फिर अदर ग्रुप की उसको हेल्प है, तो हेल्प की भी हमें पता चलती है कि बच्चों को कहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। टीचर की हेल्प है, पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। उसकी क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, किसी भी चीज़ को खोजने में। अगर हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं या फिर बच्चों को कोई टॉपिक देते हैं कि आपको यहाँ पर सर्च करना है इसके बारे में और आप हमें इस टॉपिक से रिलेट करके बताओगे, ठीक है। तो बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, ये सब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है परीक्षाओं का दबाव कम करने में सहायक है। अब जब बच्चा डेली सीखेगा, डेली उसकी समस्या जो है दूर हो जाएंगी, डेली एक टॉपिक जब बच्चे का क्लियर हो जाएगा तो लास्ट में जब एग्ज़ाम उसके होंगे तो बच्चे को एग्ज़ाम का डर नहीं होगा क्योंकि बच्चे ने पूरा सिलेबस अच्छे से समझा हुआ है, बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर परीक्षा आती है, एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। अब हम पूरा साल पढ़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पर हम बुक उठाएंगे तो हमारे सिर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि हमने तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं सिलेबस में क्या है, यूनिट वाइज क्या है, टॉपिक क्या है। तो इस तरह की समस्या बच्चे को यहाँ पर नहीं आएगी अगर डेली उसका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है।
लास्ट आपका है बच्चे में सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, बच्चे स्वयं का मूल्यांकन भी करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेरिट हो गई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं, कमियां कहाँ पर इसकी रहती हैं, ठीक है। फर्स्ट है सीसीई में समय लगता है, क्योंकि बच्चे का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो डेली करते हैं, और जब कोई काम हम डेली करते हैं, बच्चे को एक एक चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं, एक एक बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें तो टाइम तो लगेगा। सेकंड है इसके द्वारा शिक्षकों की ओर से प्रशिक्षण, कुशलता और साधन संपन्न होने की ज़रूरत होती है। किसी स्कूल के पास, किसी कॉलेज के पास इतने हो सकता है साधन ना हो, क्योंकि ट्रेंड टीचर को किया जाता है, एक स्किल्ड टीचर को किया जाता है, और स्कूल में जो भी साधनों की ज़रूरत होती है वो भी टीचर को प्रोवाइड कराए जाते। हो सकता है कुछ साधन थोड़े से कॉस्टली हों और स्कूल जो है वो अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद है अगर कोई विद्यार्थी किसी भी वजह से विद्यालय नहीं आता है तो उसका मूल्यांकन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, जब हम बच्चे को फेस करेंगे डेली डेली उसको हम फेस करेंगे, डेली उसको देखेंगे कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है, बच्चा क्या क्या गलतियाँ कर रहा है, गलतियों से सीखेंगे। यूनिट टेस्ट हम लेंगे, अगर बच्चा डेली ही क्लास में नहीं आएगा, कई कई दिनों तक छुट्टी मार देगा, या फिर किसी भी वजह से उसको बीमारी हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो, तो बच्चे का इवैल्यूएशन करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अध्यापक को मूल्यांकन के प्रति पूर्ण जानकारी होना चाहिए, अन्यथा मूल्यांकन में भी कमी आएगी। अगर किसी टीचर को मूल्यांकन के बारे में कम नॉलेज होगी, अभी अभी टीचर ने किसी ने ज्वाइन किया है और उसको नहीं पता है कि एक बच्चे का मूल्यांकन जो वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो हो गया ये सीसीई। अब लास्ट में हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चे के व्यक्तित्व विकास और सर्वांगीण विकास में सहायता करता है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाता है, बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट हो गया कंक्लूजन। और जो सीसीई है ये हमने कंप्लीट कर लिया, कैसे कैसे सीसीई होता है, क्या क्या इसके टूल्स होते हैं, क्या नीड्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप अब आपको सीसीई से रिलेट करके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी बताइएगा, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने टॉपिक को आप कवर करें, ठीक है। थैंक यू।